सभी बच्चों को प्रणाम। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे या एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं या एक ऐसे टॉपिक को हम जानने जा रहे हैं जो हमारी पढ़ाई के साथ साथ या इस टॉपिक को इस 10वीं की किताब में पढ़ने के साथ साथ वो हमारे मानव जीवन में भी महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वह विषय या वह टॉपिक क्या है। तो उसको जानने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा या हम उस विषय की ओर पहुँचने की कोशिश करेंगे जो इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात ही जान लें कि हम सब लोग जो है यानी कि समस्त मानव जगत अपनी जीवन यापन के लिए यानी जिंदा रहने के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य को करके हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अर्थात हम लोग किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं और उन कार्य को करके हम लोग हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं वस्तुओं का और जीवित हैं। तो ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं। तो सबसे पहले हम जानने जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं। ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है, हम जानते हैं। तो बहुत सारे लोग तो कृषि कार्य में लीन है या वहां संलग्न है। फिर बहुत सारे लोगों का समूह ऐसा है जो कारखानों में यानी उद्योगों में कार्य करता है, वहां तक भी हम जानते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाजार में वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं यानी बाजार में कार्य करते हैं यानी बाजार में व्यापार करते हैं। लोगों का कुछ समूह अपने जीवन यापन के लिए कहां संलग्न है? कृषि क्षेत्र में। फिर कुछ लोगों का समूह उद्योगों में वस्तुओं के निर्माण में संलग्न है जो मजदूर कहलाते हैं। फिर कुछ लोगों का समूह कहां संलग्न है या कौन से कार्य कर रहे हैं? बाजार में वस्तुओं को क्रय विक्रय करने का यानी व्यापारी का कार्य कर रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं जहां पर हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं कार्यों से हमारा टॉपिक बनता है। लेकिन उस टॉपिक को जानने से पहले हम दोबारा इस विषय के बारे में जो जानकारी दी उसके प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। प्रश्न 1, खेती या कृषि में कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? ठीक, किसान कहते हैं। दूसरा प्रश्न, उद्योगों में काम करने वाले लोगों के समूह को या लोगों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मजदूर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, बाजार में वस्तुओं को बेचने वाले को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, व्यापारी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के कार्य हम लोग ले रहे हैं आज के हमारे इस विषय को समझने के लिए। तो हम आज का हमारा विषय है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था इन 3 कार्यों से पूरी होती है, लेकिन हम लोगों को अर्थव्यवस्था जानने से पहले ये जानना होगा कि ये अलग अलग प्रकार के कार्य या अर्थव्यवस्था के जिसको हम क्षेत्र कहते हैं अलग अलग तरीके से, मैंने 3 क्षेत्रों की बात करी है या 3 कार्यों की बात करी है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी जब तक हमको नहीं होगी या इन अलग अलग क्षेत्रों को जब तक हम जान नहीं पाएंगे तब तक हम अर्थव्यवस्था का सही मतलब नहीं जान पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था क्या है? इस अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमें क्या जानना है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। ठीक है, अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है इसको जान लें हम पहले, थोड़ी सी जानकारी इसके लिए लें। प्राथमिक क्षेत्र इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन से कार्य आएंगे? तो कृषि क्षेत्र तो अपने आप में आएंगे सही, इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन इसमें आएंगे, इसके बाद प्रकृति में एक कार्य हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं मत्स्य पालन। ये प्राथमिक क्षेत्र के कार्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है हमारा द्वितीय क्षेत्र।
ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, इनको जाने बिना, इनकी गतिविधियों को जाने बिना हम अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र में हम जानते हैं फसलों का उत्पन्न होता है, फसलें हो जाती है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं, जैसे वन हुए, नदियां हुई, ये सब क्या है? हमारे स्रोत है, काय के? वस्तुओं के उपभोग के या हमारी आवश्यकता की पूर्ति इनसे होती है। मत्स्य पालन, हम मत्स्य पालन का उपभोग नहीं करते हैं, लेकिन मत्स्य पालन एक उद्योग है जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान होता है या आय प्राप्त होती है। तो इन कार्यों को या ये जो गतिविधियां है ये सीधे के सीधे उपभोग में नहीं ली जाती है, इसलिए इसका रूप बदला जाता है। कृषि में जो फसल उगाई जाती है वो फसल हम लोग जैसे कि गेहूं सीधी की सीधी उपभोग नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं क्या? नहीं। गेहूं को हमको पिसवाना पड़ेगा, जो आटा चक्की में पिसेगा और फिर उसकी रोटी बनेगी। तो इस प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र के जो साधन संसाधन वस्तुएं होती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। इसका एक नाम और है औद्योगिक क्षेत्र। अब उद्योग क्षेत्र में क्या चीज आएगी या उद्योग क्षेत्र में क्या क्या आएगा? तो औद्योगिक क्षेत्र में वे समस्त उद्योग आएंगे जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है। कौन सी वस्तुओं का? जो प्राकृतिक क्षेत्र से ली जाती है, क्योंकि हम प्राकृतिक क्षेत्र की वस्तुओं का सीधा उपभोग नहीं कर पाते हैं। अब यह काम क्या होगा? विनिर्माण। वस्तु का क्या हो जाएगा यहाँ? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है उसका रूप बदलना, आवरण बदलना, आकृति बदलना, उसकी गुणवत्ता बदलना। ये काम कहाँ होगा? उद्योगों में। उद्योगों में जब ये काम हो जाता है तो ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अब तृतीय क्षेत्र जो है हमारा अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र में कौन सी चीजें आएगी? तो इसके लिए मैं आपसे कुछ बात करूंगा या पूछूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि में जो भी फसलों का उत्पन्न होता है उन फसलों को हम सीधे सीधे उपभोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उनको उद्योगों में रूप बदला जाता है, आवरण बदला जाता है, गुणवत्ता बदली जाती है। ठीक है, तो क्या हम लोग वस्तुएं उद्योग से खरीदते हैं? क्या हम वस्तुएं उद्योग से खरीदते हैं? नहीं। वस्तु हमारे पास आती है बाजार में, जहां हम रहते हैं वहां के बाजार में कैसे आती है। अगर तृतीय क्षेत्र नहीं होता, इसका एक नाम और है, मैं लिख देता हूं पहले, जो आज हमारे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र, अब इसमें कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है? उद्योगों में जितने भी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, जो वस्तुएं कच्चे माल के रूप में कहां से आई? कृषि क्षेत्र से, यानी प्राथमिक क्षेत्र से। तो उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सेवा क्षेत्र करता है। अब कैसे पहुंचाएगा? देखें, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले इसमें आता है परिवहन, दूसरा इसमें आता है बैंक, तीसरा आता है इसमें संचार, चौथा इसमें हम लेंगे पर्यटन। सेवा क्षेत्र के ये वो साधन है जिनके माध्यम से उद्योगों में निर्मित वस्तुएं कहां आती है? उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो खेत में जो गेहूं उगा था उद्योग में गया, उद्योग में जाके बाद आटा बना चक्की में, और घर आकर के हमने उसकी रोटी बना के खाई, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। कहां से हुई? इन तीन क्षेत्रों के माध्यम से। ये अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र कहलाते हैं। अब इन तीन क्षेत्रों को और गहन जानने के बाद ही हम अर्थव्यवस्था का सही अर्थ समझ पाएंगे या अर्थव्यवस्था क्या होती है जान पाएंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। घर में, परिवार में जो घर का मुखिया होता है वो घर को चलाता है या घर की आवश्यकता की पूर्ति वो करता है, इसको हम पिता भी कह सकते हैं या उससे बड़े दादाजी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत हमारा जो देश है, हम भारत की भूमि को मातृभूमि या माँ कहते हैं, और भारत हमारा देश है, तो हम भारत को पिता मान लेते हैं, देश का मुखिया। तो जिस प्रकार परिवार में एक पिता की अलग अलग संतानें होती है, वो अलग अलग कार्य में संलग्न होती है, और वहां अलग अलग कार्य में संलग्न होकर के वो जो आय प्राप्त करती है उससे उस पिता का या उस परिवार का भरण पोषण होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत को हम पिता मान रहे, तो भारत के ये तीन बेटे कहलाएंगे। ये भारत इनका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। सामान्य उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भारत के तीन बेटे, ठीक है। अब हम परिवार में जानते हैं कि
बहुत सारे परिवारों में जिस पिता के अनेक पुत्र होते हैं, 3 या 2 होते हैं, उनकी आय अलग अलग होती है। हम सब विद्या भारती में काम करते हैं, हो सकता है हमारी आय कम है, लेकिन हमारे भाई छोटे या बड़े, उनकी दूसरी जॉब है या दूसरा व्यवसाय करते हैं तो उनकी आय ज्यादा हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार इन तीनों क्षेत्रों की आय, भारत पिता जो है उसके 3 पुत्र, इन तीनों पुत्रों की आय से ही इस भारत की आय बनती है, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें एक चीज जो जुड़ती है, विदेशी आय। तो हम यहाँ राष्ट्रीय आय की बात नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे समझने की कि भारत के जो 3 क्षेत्र हैं जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, वो आखिर क्या है। अगर इनको समझ पाए तो हम लोग अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। तो 1951 की हम बात करते हैं, आजादी के बाद। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन 1951 में सबसे ज्यादा योगदान यानी कि 60% किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का। और उस समय तृतीय क्षेत्र का योगदान जो था वो कम था, यानी कि भारत का पहला बेटा सबसे ज्यादा आय कमा कर देता था, किसको, भारत को। इसका 28% योगदान था, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुलना दोनों में हो रही है क्योंकि इन दोनों में अंतर आया है। 1951 में आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा आय कमाता था, यानी कि राष्ट्रीय आय में हिस्सा देता था। 2011, ये 2011 जहां जनगणना हुई हमारी, इस 2011 में आंकड़े उल्टे हो गए, आंकड़े उल्टे हो गए। अब इसका योगदान कितना रह गया, केवल 17%। प्राथमिक क्षेत्र यानी भारत का बड़ा बेटा जो परिवार में, देश में सबसे ज्यादा आय देता था, उसकी आय क्या हो गई, 17% पर ही सिमट गई। और तृतीय क्षेत्र जो 28% था, अब ये कहां पर पहुंच गया, 54% पर। तो अभी सबसे ज्यादा आय कौन दे रहा वर्तमान में भारत में, भारत का तीसरा बेटा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेंगे हम लोग, क्यों दे रहा, आय अधिक आने के कारण भी होते हैं। देखो, परिवहन, आज के अंत तक की बात करें हम, परिवहन ने कितने प्रकार के फोर्स, कितने प्रकार साधन उपलब्ध करा दिए और कितने कार्यों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से परिवहन क्या हो गया, सुलभ हो गया। तो इसकी मात्रा बढ़ी, जिससे क्या हुआ, यहाँ आय बढ़ी। बैंकिंग, पहले मुद्रा का चलन जानते थे, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, है ना, अब सारा काम बैंकिंग से हो गया। बैंकिंग के साथ साथ संचार प्रणाली ने इस बैंकिंग को और आसान कर दिया, यहाँ भी फोर्स बढ़े आय के। पर्यटन विभाग, हमारे देश का पर्यटन जो तटीय क्षेत्र में गिना जाता है, इन तमाम चीजों से अधिक आय प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के भारत का जो तीसरा बेटा है, ये लाड़का बेटा हो गया वर्तमान में। और लाड़का बेटा होने के कारण सबसे ज्यादा आय यानी योगदान राष्ट्रीय आय में भारत को कौन दे रहा, अभी ये दे रहा, पहले कौन दे रहा था, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा था। तो ये तो हो गया इन तीनों क्षेत्रों को, दोनों क्षेत्रों की तुलना। ये हमारा भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, और इन्हीं तीनों क्षेत्रों से मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था बनती है, यह भारत की अर्थव्यवस्था। अब थोड़ी सी अगर हम कल्पना करें कि मानव जो होता है, मानव जो होता है वो जीता है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से। ठीक है, जो कहां होती है, कृषि क्षेत्र में। अब कृषि क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, हमें घूम फिर के वही ला रहा हूं आपको, इन तीनों चीजों में। अब इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, समय होने वाला है। उदाहरण ये है, या सवाल मान लीजिए, अगर आप समझ पाए तो, हंसी भी आएगी आपको, हो सकता है तो, समोसा। ठीक है, प्रश्न ये है कहां से आया। अभी आप इसका उत्तर नहीं दे पाए, मंथन करें, विचार करें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा समोसा कहां से आता है। हंसी आ सकती है, प्रश्न ऐसा है हंसी लायक, लेकिन एक समोसा अगर हम लोग जान पाए कि कहां से आया, तो हम ये जान पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। 3 क्षेत्र मैंने आपको यहाँ बताया है भारतीय अर्थव्यवस्था के, जिसमें सेवा क्षेत्र भी आ गया है जो सबसे ज्यादा आय प्रदान कर रहा है राष्ट्रीय आय में। तो समोसा कहां से आया, देखिए आप ध्यान देंगे, समोसों में लगने वाले सभी खाद्य पदार्थ, शुरुआत करते हैं मैदे से, फिर बात करते हैं मसाले से,
फिर बात करेंगे तेल से, ठीक है। फिर इसको बनाने की जो सामग्रियां होती है, इसको बनाने की जो उपकरण होते हैं, कढ़ाई, झारी वगैरह सारी चीजें ले लीजिए आप। इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है? देश की अर्थव्यवस्था से। एक वस्तु जिसका उपभोग हम सब लोग करते हैं, ठीक है। मैदा, मसाले, तेल कहाँ से मिले? कृषि क्षेत्र से, ठीक है। कृषि से मिले ना मसाले, मैदा, तेल। उपकरण, कढ़ाई, झारी वगैरह कहाँ से मिली? उद्योगों से। उद्योग में कहाँ से? उद्योग में ही प्राकृतिक संसाधनों से, खनिज पदार्थों से, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र से ये सारी चीजें मिली, उद्योगों से ये चीज मिली। अब ये सब चीजें कृषि में मिली, अगर कृषि से औद्योगिक क्षेत्र नहीं होता, द्वितीय क्षेत्र नहीं होता, तो क्या समोसा का निर्माण हो जाता? नहीं हो पाता, क्योंकि फिर मैदे को मैदा नहीं कह सकते थे, फिर तो गेहूं से काम चलता था। मसाले मिलते खेत में, लेकिन उनका उद्योगों के नहीं होने से मिश्रण नहीं हो पाता था। तेल मिल ही नहीं पाता, उद्योग नहीं होते तो, ठीक है ना। तो कृषि क्षेत्र की या प्राकृतिक क्षेत्र की जो चीजें होती है वो कहाँ होती है? उद्योगों में विनिर्मित होती है। उनका रूप, रंग, गुणवत्ता और आकार बदला जाता है, खाने या उपभोग करने लायक बनाया जाता है। फिर वो वहां तक कहां से पहुंचती है? सेवा क्षेत्र के द्वारा। तब जाके क्या बनता है? समोसा, जिसका हम उपभोग करते हैं। तो समोसा कहां से आया, इसका हम गहन अध्ययन अगर करें, इसके लिए डीपली जाएं इन क्षेत्रों में, तो हमको देश की अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। ये सारी जो क्रियाएं हैं, अब हम बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की। देश की अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? तो अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था का हमारा तात्पर्य, हमारा आशय देश की उन समस्त क्रियाओं से है जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में संचालित की जाती है और जिनके माध्यम से सभी लोगों का जीवन यापन होता है, सभी लोगों को आय प्राप्त होती है, सभी लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उसी से अर्थव्यवस्था निर्मित होती है। ये है हमारे आज के टॉपिक का सार। धन्यवाद।